नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्ड जैकपॉट। गोल्ड जैकपॉट बना हुआ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर गोल्ड की चाल आप देखें तो पिछले एक साल में 45% से ज्यादा की तेजी सोने में आ चुकी है। पिछले साल जब जुलाई में बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई थी, उसके बाद सोना काफी नीचे आया था। वहां से अगर आप देखें, अगस्त के लोअर लेवल से अगर देखें तो घरेलू बाजार में सोना 18,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। नवंबर के लो से देखें तो 11,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो सोने में जिस तरह की तेजी चल रही है, ये सभी को यहाँ पे अचंभित कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तेजी कब तक चलेगी? क्या रिस्क है? ज्वेलरी मार्केट में क्या दिक्कतें हो रही है? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोने को लेकर हमने 3 पीढ़ियों का अनुभव जानना चाहा है। हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने एक फैमिली से बातचीत की, उनमें 3 जनरेशंस के लोग थे। उन लोगों का सोने को लेकर अनुभव क्या था, उन्होंने सोने को क्या कहा है सोने के बारे में, आइए सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। आज एक खास बातचीत में हमारे साथ 3 पीढ़ियां हैं जो कि बात करेंगे सोने की। हमारे साथ है विजय सिंह वर्मा, साथ में उन्हीं की सुपुत्री कल्पना वर्मा और उनके पुत्र निर्माण वर्मा। आज हम बात करेंगे कि जो सोने का भाव है वो कहां तक से कहां तक आसमान छूने लगा है। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे सर, विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ बात करने के लिए और आपका स्वागत है 18 स्वदेश पे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म 1940 के करीब हुआ था। 1940 में हुआ था। तो हमें जानना है कि तब जमाने में सोने का क्या भाव था, आप लोगों का क्या वैल्यू रहा सोने पे, और बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती थी वो तब भी। तब भी सोने का क्रेज था, आज भी है जी। सोने का क्रेज हमेशा रहा है और रहेगा भी आगे। बिल्कुल। क्यों कि आज जो आर्थिक व्यवस्था जो रहती है सारे दुनिया की इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो लोग गांव में भी एकदम गरीब आदमी होगा तो भी उसको कम से कम अंगूठी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा जन्म 1940 का है, मैं करीब 10-12 बरस का होऊंगा। वो टाइम की बात हो मेरे को याद है, क्योंकि हमारे फोरफादर का सराफे का बिजनेस था। अच्छा। तो जब सोने का भाव 80 रुपए तोला मीन्स 11 ग्राम 650 मिलीग्राम, अरे नॉट ओनली 10, 11 ग्राम 650 मिलीग्राम तोला। पहले पुराना तोला बोलते थे। तो तोले का भाव 80 रुपए था। तो मेरे को ये मालूम है कि 80 रुपए से लेकर के 88,000 तक मेरे पीरियड में हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही थॉट लेके हम आगे कल्पना जी के पास जाएंगे। कल्पना जी, आपके पिताजी ने भी ये मेंशन करा कि उन्होंने 80 रुपए तक का सोना देखा है, और अब आप जो 70s की बॉर्न है या आगे पीछे, आप अपना साल बताइए और आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपने कितने तक का सोने से शुरुआत करी थी? देखिए, ऐसा है कि मेरी शादी हुई थी 98 में। उसके बाद में तो स्टेबिलिटी जैसी आई लाइफ में, मैंने सोना खरीदना स्टार्ट किया कि इट इज लाइक एन एसेट, एक बहुत बड़ा एसेट। मतलब द बिगेस्ट एसेट इन लाइफ वाज फॉर मी, इट वाज गोल्ड ओनली। सो एवरी ईयर मेरा थोड़ा ऐसे कस्टम्स भी है कि मैं थोड़ा दशहरे पे एवरी ईयर सोना खरीदती हूँ। तो वो हर दशहरे पे मैं जब भी अपना बजट बनाती थी, और जब हर दशहरा आता था थोड़ा सा बढ़ जाता था, फिर भी थोड़ा अफोर्डेबल होता था। अराउंड 2013-14 तक थोड़ा तो अफोर्डेबल होता था कि चलो सैलरी भी बढ़ रही है, उस हिसाब से सोना भी बढ़ रहा है, तो अफोर्डेबल था। बट फ्रॉम द पास्ट 5 years आई हैव ऑब्जर्व, जब 40 का भाव था तभी भी मेरा बजट वही 5-6 ग्राम रहता ही था। लेकिन अब तो मेरा उतना भी बजट नहीं हो पा रहा है। तो पिछले 2-3 साल से मैं ये सोच रही हूँ, अरे छोड़ो सोना यार, इससे तो बेटर हॉलीडे मनाना बेटर है। मैं इतना पैसा गोल्ड में डालूं, इससे अच्छा मैं कहीं घूम के आ जाऊं। तो अब तो पिछले 2-3 साल से तो मैं जाती हूँ, मैं अभी भी अपने कस्टमरी फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा ट्रेडिशनल माइंड है। लेकिन अब मैं बोलती हूँ भाई 2-3 ग्राम में कौन सी रिंग है वो मुझे दे दो। पहले ऐसा था कि चलो चूड़ी ले लेती हूँ या कुछ ले लेती हूँ या कुछ, एक 5 साल पहले की बात है। लेकिन 5 साल में डबल रेट होना, और जैसा पापा जी ने बताया कि इतने सालों में अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल बैलेंस बढ़ना चाहिए ना सोना, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। अब तो मैं गिव अप कर रही हूँ, बड़ी चीजें तो मैं सोचती हूँ आर्टिफिशियली पहन लूं। आगे बढ़ते निर्माण, जो कि कल्पना जी के पुत्र हैं, तो अभी आप हमको देखकर लगता है कि आप जेनजी कैटेगरी में आते हैं, और हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्मार्ट टूल्स हैं। जैसे आपके दादाजी ने बोला कि वो सोना 80 तक खरीदते थे, उसके बाद आपकी मदर शादी से उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। इट वाज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब उसको एक स्टेबिलिटी का बताना चाहता था। आपके क्या व्यूज हैं इन पे?
अभी मेरे व्यूज़ तो ये है कि अभी गोल्ड प्राइस तो बहुत महंगा हो चुका है, तो फिजिकली होल्ड करके कुछ फ़ायदा नहीं है. तो व्हाट इन्वेस्टर्स डू इज़ दैट दे बाय गोल्ड टू हेज देयर पोर्टफोलियो. बाय व्हाट आई मीन दैट इज़ दैट लोग खरीदते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो बहुत रिस्की होता है. तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग गोल्ड बुलियंस ले लेते हैं, गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो उससे क्या होता है कि एक कुशन लेयर बन जाता है उनके पोर्टफोलियो के लिए, तो वो इतना इससे नीचे नहीं गिर सकता. बिल्कुल. सो दैट्स हाउ आई लुक एट गोल्ड. अभी तो फिजिकली होल्ड करके कुछ So, फायदा नहीं रहता. आपके क्या प्लान होंगे? आप म्यूचुअल फंड्स की तरह या बॉन्ड्स की तरफ आप कैसे समझ रहे हो कि आप अपने फ्यूचर में गोल्ड को कैसा देखोगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी माना जाता है और साल दर साल उसकी वैल्यू बढ़ रही है. I think gold is the most valuable commodity that we have today in the commodity market because gold is very powerful. It's been increasing since forever. I can say that. तो आपने सोने पर 3 पीढ़ियों का नजरिया सुना कि वो उन लोगों की राय क्या है, क्या अनुभव थे. हालांकि युवा आजकल डिजिटल गोल्ड पसंद करने लगे हैं, लेकिन अभी भी सोने की अहमियत है. भले ही आप किसी भी फॉर्म में खरीदे. और वहाँ पर सबसे बुजुर्ग जो उनके नाना वहाँ पर बैठे थे, वो 1950-52 की खरीदारी की बातचीत कर रहे थे, जहां पे उन्होंने कहा कि 80 रुपए प्रति तोला. उस दौर में 1 तोले का जो वजन होता था वो 11 ग्राम से भी ज्यादा होता था. अब तोला 10 ग्राम के फॉर्म में आता है, उस समय 11 ग्राम से भी ज्यादा आता था. उस दौर में उन्होंने 80 रुपए में 11 ग्राम से ज्यादा सोना खरीदा था 1950-52 में. और आज देखिए हाजिर में 88 के आसपास है, और वायदा में तो हमने देखा ही है कि 86,592 का नया हाई भी बना दिया. चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं. सबसे पहले उन मेहमानों से परिचय आपको करवा दूं. आशीष पेठे साहब हैं, पार्टनर हैं वामन हरि पेठे के. साथ ही राजेश रोकड़े जी हैं, चेयरमैन हैं जीजेसी के. और साथ ही हमारे साथ अमित गोयल भी हैं, पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट है. उनसे हम बाजार के भाव के हिसाब से और इंटरनेशनल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उस हिसाब से उनको समझेंगे. लेकिन सबसे पहले राजेश जी, आप ज्वेलर हैं, आप बताइए, आपने अभी 3 पीढ़ियों का अनुभव सुना है, क्या लग रहा है सोने की इतनी अहमियत क्यों है? हर दौर में सोना क्यों लोगों की सबसे पसंदीदा एसेट के तौर पे जाना जाता है? आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत में संस्कृति में ही सोना बैठा हुआ है, धार्मिक महत्व है. और हमारे यहाँ शादी ब्याह जब भी कोई ऐसा फंक्शन आता है तो ऐसी परिपाटी बनी है कि सोना सबसे ज्यादा इसलिए पहना जाता है, इसलिए लिया जाता है कि आपका 16 श्रृंगार होता है. और साथ में एकमात्र चीज है कि हमारे पहले के लोगों ने हमें प्रेरित किया है कि एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी है. लेकिन आपने अभी 3 पीढ़ियों का मुझे बताया, अलग अलग सबके तर्क थे. लेकिन मैं आपको गोल्ड के रेट के पिछले 10 साल का अनुभव बताता हूँ, 15 साल का अनुभव बताता हूँ. 2010 में सोने का भाव 16,500 था. उसके ठीक 5 साल बाद 2015 में मैं देखता हूँ तो सोने के भाव 26,000 हुआ. लेकिन इसके जस्ट अभी अगर मैं रिसेंटली देखता हूँ 2020 में तो 42,000. लेकिन 2020 के बाद 2025 में जो जंप हुआ है गोल्ड में, वो ये बता रहा है कि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है. और जिस तरीके से मैंने कहा कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही है, लेकिन हमारे पूरे संस्कृति में सोना पहनना इसलिए भी अच्छा माना जाता है कि उससे आपको एक समृद्धि दिखती है, आप कैसे हो, आपका स्टेटस दिखता है. पहले लोग सोना खरीदते समय में ये सोचते थे कि आज, पहले मैं देखता था हमारी खुद की रिटेल स्टोर है, तो लोग खरीदारी करते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको यूज करना. कई बार आज मैं देखता हूं डिजिटल के लिए यंग पीढ़ी जो है डिजिटल के लिए चली जाती है या और पेपर गोल्ड के लिए जाते हैं. तो उनको भी अभी ये समझ में आने लग गया है कि नहीं, पेपर गोल्ड या डिजिटल में लूंगा तो उसको मैं टच एंड फील नहीं कर पाऊंगा. तो टच एंड फील अगर मुझे कहीं मिलेगा तो ज्वेलरी में मिलेगा. और खास बात होती है कि उन्होंने अगर कोई चीज खरीदी है तो वो एक अपनी कोई ऐसी चीज जो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सके, तो वो एक महत्व होता है. कि कई पिता होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे हाथ का जो कड़ा है मेरा बेटा पहनेगा, मेरी अंगूठी है वो मेरा बेटा पहनेगा, मेरी गले की चेन है वो कल चल के मेरा बेटा पहनेगा. सेम ऐसी लेडीजों में होती है कि बहू होती है वो सास बहू को देती है, कई बार अपनी बेटी को देती है. तो ये जो लिगेसी चलती आ रही है परिवार में, तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है गोल्ड को फिजिकल खरीदने के लिए. और विशेष तौर पे मैं अगर आंकड़े वाइज देखता हूं तो करीब करीब 142 करोड़ की हमारी पूरी जनसंख्या है, उसमें से 71% मतलब 71 करोड़ लेडीज है, और उसका 60% मतलब वो आता है करीब 42 करोड़. इतने लोग, इतने महिलाएं ज्वेलरी खरीदती है. और इसके साथ अगर मैं पुरुषों को जोड़ दूं तो करीब वो हो जाता है 15 से 20 करोड़. तो एक 50% के आसपास की जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर खरीदती है तो फिजिकल गोल्ड खरीदती है. और जिस तरीके से डिमांड के प्रति लोगों के जिस तरह की जी
फिजिकल गोल्ड के प्रति जिस तरह का लोगों का रुझान है, ये वाकई एक अलग चीज है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आशीष जी, आपसे मेरा एक पहला छोटा सवाल ये होगा कि आपने जब अपने फैमिली बिजनेस में एंट्री किया होगा, ज्वेलरी बिजनेस में, उस समय गोल्ड का भाव क्या था और किस साल में आपने एंट्री किया, कब शुरुआत की आपने? नमस्ते। मुझे नमस्ते इंडस्ट्री सर। में आके इस साल 30 साल पूरे हो गए हैं। मैं 1995 में इंडस्ट्री में आया था और तब 2800 से 3000 रुपए का रेट था। आज ओके। उससे लगभग 30 गुना रेट हो गया है। और जैसे राजेश जी ने कहा कि सोने का महत्व एक अनन्य साधारण महत्व है। इसके कारण भी अनेक है, क्योंकि हम सिर्फ सोने को गहने के रूप में नहीं देख सकते या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि सोने के अनेकों चेहरे हैं। जैसे एक इंश्योरेंस भी होता है किसी कैलेमिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए सोने को इंश्योरेंस की तरह से भी देखा जाता है। सोना एक तरह की करेंसी है, आप कहीं भी जाके उसको कन्वर्ट करके ले सकते हो, या एक इन्वेस्टमेंट है जो साल दर साल उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। एक एसेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनको कोई बड़ा एसेट लेना है, घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो ये सोना धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके, ये सेविंग का भी एक रूप है उसका, वो एसेट सेव करके उसमें बड़ा एसेट कन्वर्ट कर ले सकते हैं। इट्स अ कमोडिटी, इट्स अ सेफ हेवन। और ये सोना एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। कहीं भी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी को अपना पैसा सुखरूप अपने पास में रखना है, तो वो स्टोर करने के लिए स्टोर ऑफ वैल्यू सोने की तरफ देखा जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में, जो राजेश भाई ने कहा, तो सोने का महत्व है। और 30 गुना सोने की कीमतें, मैं ज्वाइन हुआ तब से 30 गुना हो गई है। और पिछले कई सालों में सोने का महत्व कम हो गया था, लेकिन कोरोना के बाद मैं जो देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स है, यंग कपल्स है, उनमें सोने की तरफ रुझान बढ़ गया है। उनके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके शायद नए नए मार्केट के हिसाब से, डिजिटल में कोई होता है, कोई ईटीएफ में करता है, फिजिकल में भी करते हैं, लेकिन सोने के तरफ का जो आउटलुक है वो यंगर जनरेशन में भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल रिमार्केबल जर्नी रही है। अगर आप देखें तो पिछले 30 साल में 1995 में आपने शुरुआत की, उस समय 3000 का तोला जो 10 ग्राम का भाव था, वो आज हाजिर में जीएसटी के साथ जोड़े तो 90,000 के ऊपर भी जा चुका है। तो एक 30 गुना आपको किसी भी एसेट क्लास में इस तरह की तेजी नहीं, वो भी जब आपके लिए ये सुरक्षित निवेश हो। भले ही कुछ एक साइक्लिकल रन भी होता है, कभी कोई एसेट क्लास चलता है, कभी कोई और एसेट क्लास चलेगा, लेकिन ये जो दौर है ये सोने का है। लेकिन ये दौर कब तक चलेगा ये समझते हैं अमित जी। अमित जी, आप ग्लोबल मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जिस तरह के उथल पुथल चल रहे हैं, कई सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं कि गोल्ड का शिपमेंट यूएस की तरफ वापस जा रहा है, सप्लाई की चिंता की बात हो रही कि सप्लाई की कमी है। हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो ज्वेलर्स के लिए दिक्कतें हो गई हैं कि लीज रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 1.5 से 3% वाले लीज रेट्स 2 गुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अमित जी, पूरा ग्लोबल सिनेरियो गोल्ड के लिए कैसा बन रहा है? क्या अभी भी स्टीम बचा है गोल्ड में? कितनी तेजी आप यहां से और देख रहे हैं? क्या करना चाहिए इस भाव पर? धन्यवाद विश्वमोहन जी। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि संस्कृति और परंपराओं से हम लोग भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, मगर हम जब निवेश की बात आती है तो हम थोड़ा सा जो है वो निवेश को एक अलग रूप में देखते हैं, क्योंकि वो हमारी एक ऑब्लिगेशन है, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आवर इन्वेस्टर्स टू बी एबल टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स फॉर देम, नंबर 1। नंबर 2, सोने में जो है आपको मालूम है कि मैं पिछले बहुत सालों से बहुत ज्यादा हम बुलिश रहे हैं, मगर इस भाव पे आके मैं अब सोने में पहली मर्तबा ऐसा आया है कि मैं केवल नियर टर्म में ही नहीं बल्कि मीडियम टर्म में भी मैं सोने पे बुलिश नहीं हूं, बल्कि मैं बियरिश हूं। क्योंकि सोने ने जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस दिया है, यहां पे मुझे अभी कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है। और ये जो आप शॉर्टेजेस और डिसलोकेशंस की बात कर रहे हैं, ये मैंने पिछले 25-30 सालों में हमने कई बार देखी है, और विशेष तौर से हमने कोविड के समय ये डिसलोकेशन देखी थी। मगर ये डिसलोकेशन टेम्परेरी है विश्वमोहन जी। ये सिर्फ यूएस में टैरिफ फियर्स के वजह से जो है वो यूएस में स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। इस वजह से सारे बड़े बड़े बैंकर्स और बड़े बड़े ग्लोबल ट्रेडर्स ने लंदन, ज्यूरिक और हर जगहों से सोना खरीद खरीद के यूएस में फ्यूचर्स में बेच दिया, और वहां पे एक बहुत बड़ा उन्होंने रिटर्न पॉकेट कर दिया। सारा का सारा यूएस में जो है वो सारा सोना जो है बहुत सारा अब वो शिकागो के वॉल्ट्स में जमा हो गया है, बजाय कि लंदन और ज्यूरिक के।
तो ये सब टेम्परेरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म निवेश की अगर मैं बात करूं तो मुझे सोने में अभी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, और 85,700-800 का भाव चल रहा है। डॉलर टर्म्स में जो है वो अभी 2930 के करीब का भाव चल रहा है स्पॉट पे। मुझे लगता है कि निवेशकों को यहाँ से इससे दूर रहना चाहिए अभी कुछ समय तक। और मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा सभी निवेशकों को कि 1979, 1979 और 80 के बीच में सोने का भाव $800 पर आउंस का भाव ट्रेड हुआ था, और वो भाव दोबारा वापस आने में पूरे 27 साल लग गए थे। वो भाव दोबारा वापस 2007-8 में आया था। तो देखिए, ये कोई भी एसेट क्लास में आप फॉर ग्रांटेड मत दीजिए कि अगर पिछले 10, 20, 30 साल में रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिला है तो आगे भी वो मिलता रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म अभी भी बियरिश नहीं हूं। मैं अभी भी, अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सोना अगले 4-5 साल में $4,000 पर आउंस भी जाना है, और 1.25 लाख रुपए का भाव आपको एमसीएक्स में भी दिखना है। मगर यहां पर अभी नियर टर्म वैल्यू नहीं दिख रही है, मीडियम टर्म वैल्यू नहीं दिख रही है, और मैं निवेशकों को इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। अगर एक अगले 6, 8, 10 महीनों में एक साइजेबल करेक्शन बनती है, सोना कॉमेक्स में $2,600 के करीब आता है, और रुपी टर्म्स में जो है तकरीबन 76,000 के रेंज में अगर आता है, तो हम दोबारा जो है वो खरीदारी की बात करेंगे। तब तक जो है हमारा सोने में अभी खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम अपने निवेशकों के पैसे को दूसरी एसेट क्लासेस में हम रिटर्न अर्न करते रहेंगे। और कोई स्टेज ऐसी आएगी जब हमें लगेगा कि सोना दोबारा से निवेश के लिए बहुत बेहतर एसेट क्लास बन गया है, डाउनसाइड बहुत कम है और अपसाइड बहुत खुला हुआ है, हम तभी उसमें पैसे को उसमें निवेश करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम आज ही अपने डेस्क पे भी चर्चा कर रहे थे इस बात की जी, 1979 और 80 में जिस तरह का यूफोरिया बना था गोल्ड में, जिस तरह की रिमार्केबल रैली देखने को मिली थी, उस तरह के रिटर्न आज तक भी एक साल में अभी तक नहीं दिखे। और वो रैली फिर दोबारा उस तरह की दिखने में और वो लेवल्स लौटने में कितने साल का वक्त लगा, ऐसा अमित जी कह रहे थे अपने अनुभव के आधार पर। तो जो रिस्क हमें दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे बड़ा रिस्क है किसी भी एसेट क्लास में, ये आप ध्यान रखिएगा। चांदी में भी यही हुआ था। चांदी आज भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से देखें, तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ज्वेलरी मार्केट को लेकर क्या चैलेंजेस निकल रहे हैं ये जानेंगे राजेश जी से, आशीष जी से, और साथ ही किस भाव पे आपको सोना और चांदी खरीदना चाहिए ये जानेंगे अमित जी से। जल्द लौटते हैं। जैकपॉट बन चुका है, लेकिन आगे क्या जैकपॉट रहेगा या नहीं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए थे ब्रेक से पहले कि आप यहाँ पर सावधान रहें। वीर से अगर आपको वैल्यू दिखेगा उस समय आपको बताया जाएगा, फिर आप एंट्री करें। अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो बेहतर, अगर आपको प्राइस चाहिए, बेहतर लेवल पर एंट्री करनी है तो आपको वेट करना ज़्यादा समझदारी होगी। चलिए, लेकिन ज्वेलरी मार्केट के लिहाज से जानते हैं कि क्या चैलेंजेज है। राजेश जी, ज्वेलरी मार्केट को लेकर कहा जा रहा है कि अचानक जो तेजी आई है 10,000 रुपए की, इसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो अभी हमने आपने 3 जनरेशंस के उनके अनुभव को भी सुना है, वो भी कह रहे हैं कि वो लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा अभी खरीद रहे हैं, या डिमांड बिल्कुल तरह से गायब है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है राजेश जी? विष्णु मोहन जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है, और बिल्कुल मैं इसके पूरी तरह से विस्तार से आपको बताता हूँ। जब कभी भी रेट एकदम से बढ़ते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट हल्का सा आता है 1-2 दिन के लिए, लेकिन जब रेट 2-3 दिन अगर वो रह गए हैं तो लोग, कस्टमर हमारा उस रेट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि बढ़ा हुआ रेट कम नहीं होता है। मैं मेरे साथी पैनलिस्ट का जो कहना था कि ये रेट अभी भी बहुत हायर है, ये अभी फिलहाल मतलब इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन जब यही पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे थे कि बैरिश में होगा, इस वजह से रुके और उनको इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और गोल्ड को लेके अभी रेट को लेकर अगर मैं सोचता हूँ तो उसके केवल एक कारण से गोल्ड के रेट नहीं सोचे जा सकते कि यही कारण है। जैसे अगर मैं कहूं कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी है, नंबर 1, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, करेंसी फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट कट का इश्यू है, डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड भी बहुत सारी है। तो ये 5-6 चीज एक साथ जब आती है तब गोल्ड के रेट पे इम्पैक्ट आता है। और जिस तरीके से अभी LBMA में 4 हफ्ते की वेटिंग चल रही है, इसका मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं डिमांड बहुत अच्छी खासी है। और मुझे लगता है कि डिमांड के कारण अभी देखेंगे, आज मैं पिछले साल का अगर इंपोर्ट देखता हूं तो 741 टन के अगेंस्ट में उतना ही इस बार भी इंपोर्ट हुआ है। तो कहीं पर भी इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, लोगों की डिमांड कम नहीं हो रही है। और उल्टा 2 टाइप के कस्टमर थे। अभी हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे आते थे कि गोल्ड के रेट बढ़ जाने के कारण उनके जो बाइंग थी
उनका उनका जो बजट था वो बिगड़ गया, तो उन्होंने अपना पुराना सोना उसमें साथ में लाया। एक तबका ऐसा भी है कि जो वो सोचे थे कि रेट बढ़ गया, इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि अपना पुराना सोना हम घर पे ही रखते हैं, हम एक काम करते हैं एडिशन लेंगे, इसमें भी फायदा होगा। तो सोने ने केवल 25 साल की बात नहीं, जैसे आशीष पेटे जी ने कहा कि जब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया तो ये रेट था, मैं तो 100 साल का इतिहास ये बताता हूँ कि सोने में बहुत ज्यादा ऑलवेज तेजी रही है, और सोना शायद इसलिए लुभाता है क्योंकि उसके रेट हर साल बढ़ते रहते हैं, हर साल कहीं ना कहीं लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यही इसके पीछे का मेन कारण है। और डिमांड में कस्टमर जब आते हैं तो बजट अपना कहीं ना कहीं बना ही लेता है। अगर वो 15 ग्राम की चेन खरीदना है तो 12 ग्राम की खरीद लेता है, अंगूठी अगर 10 ग्राम की खरीदना है तो वो 8 ग्राम में खरीद लेता है। लेकिन वो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने को तैयार नहीं है कि कल मैं अगर ये छोड़ देता हूं तो सोने के भाव मुझे हो सकता है 90,000 के भाव में खरीदना पड़े, 95,000 के भाव में खरीदना पड़े, या 1 लाख के भाव में खरीदना पड़े। तो इस ओके, वजह से देखिए, लोग शादी की एक हर्ड फैक्टर भी काम करता है। जब आप में बाकी लोगों को उनको लगता है कि कहीं मिस तो नहीं कर दिया आपने इस रैली को, इसमें पार्टी, एक जो फोमो जो होता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट का, वो भी बाजार में बहुत लागू होते हैं और बाकी सारे एसेट क्लास में होता है। इक्विटी की रैली चल रही थी, वहां लग रहा था हमने मिस कर दिया इस रैली को, तो हर दौर में आपको मौके भी मिलेंगे। तो एसेट क्लास है, हर तरह की तेजी मंदी आती रहेगी। आपके पास आएंगे आशीष जी, किस तरह के चैलेंजेस ज्वेलरी मार्केट को लेकर फिलहाल अचानक आई तेजी से हुई है? दूसरा, लीज रेट्स के बारे में बताइए। अचानक से जो रिकॉर्ड लेवल पे लीज रेट्स चले गए हैं, एक ज्वेलर के तौर पर आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं? इसको मैं दो पार्ट में मेरा जवाब स्प्लिट करूंगा। एक तो रिटेल लेवल पे कंज्यूमर्स का, और B2B में जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए कहूँगा। रिटेलर में राजेश भाई ने सही कहा कि लोग कोई भी अचानक से उतार चढ़ाव आता है तो लोग रुक जाते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, और जैसे ही स्टेबिलिटी रिटर्न आ जाती है मार्केट में तो वापस खरीदारी करते हैं। इसमें इस बार मैंने जब से रेट्स जब 50,000 थे तो लोग आके, कस्टमर का रिस्पॉन्स ये था, अरे साहब रेट्स इतने बढ़ गए, हम कैसे खरीदेंगे, घर पे शादी है। तो उनके बातों में चिंता दिखती थी। लेकिन जब से भाव फिर 60, 65, 70, अभी 80, 80, 85 तक गया है, तो उनके बात करने में कोई चिंता नजर नहीं आती। कोई ये नहीं कहता, अरे साहब रेट 85,000 हो गया, हमको कैसे परवड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि जैसे भाव ऊपर जाता है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम उसी रीत से ऊपर नहीं जाती है। लेकिन उनको क्या लगता है कि ये सोना एक्सपेंसिव नहीं हुआ है, सोना ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। उसकी उनको खुशी होती है कि हर एक के घर में अपना खुद का सोना है। तो जब नया सोना लेने की कीमत ज्यादा आती है तो उनको ये भी एट द बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मेरे घर में जो एसेट है, मेरे घर में जो सोना है, उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। तो दिल में कई खुशी भी होती है, और इसीलिए वो सोने की तरफ उनका रुझान है। उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो खरीदते रहते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जैसे राजीव जी ने कहा, थोड़ा वॉल्यूम में थोड़ा कम ज्यादा होता है। जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी रिपोर्ट है कि ज्वेलरी डिमांड वर्ल्ड वाइड जो है वो थोड़ी 2-4% वॉल्यूम में जरूर कम हुई है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि लगभग 28 से 30% प्राइस ज्यादा होने के कारण ज्वेलरी डिमांड में थोड़ा इफेक्ट होना लाजमी है। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो इसमें बहुत बार क्या होता है, व्हेन देयर इज ऐसे प्राइस अचानक से ऊपर जाती है तो लोगों को थोड़ा इच्छा होती है कि मैं शॉर्ट करके चलूं आगे, और नीचे जब आएगा तब मैं थोड़ा प्रॉफिट करके रखूं। और उसमें ये रैली में बहुत सारे लोग फंसे हैं। वो एनविसाज नहीं कर पाए थे, अनचार्टेड टेरिटरी में जो सोना गया है, किसी को ये समझ में नहीं आता कि इतना दूर तक दौड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अटके हुए थे, उनको मार्क टू मार्केट का, सबको मार्जिन पैसा भरने को भी आया है। तो मेरा यही सजेशन है कि लोगों को नेचुरल हेजिंग करना चाहिए, जितना बिकता है उतना भले जो भी भाव हो उसी भाव से लेना चाहिए। बिना हेजिंग के आप ये कोई भी कारोबार ना करें, क्योंकि तमाम तरह के रिस्क रहते हैं। अमित जी, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, छोटा जवाब चाहूंगा। अगर आपने कहा कि भाव पर आप अभी बुलिश नहीं है, मौजूदा भाव आपको रिस्की लगता है, किस भाव पर सोना खरीदना चाहिए और चांदी किस भाव पे खरीदना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बता दें। विश्व मोहन जी, मैं सोने में मुझे लगता है कि 2600 के नीचे जो है वो सोना आना चाहिए। शायद जो 2535 का जो भाव 15 नवंबर को बना था डॉलर टर्म्स में, और जब MCX में जो है वो भाव उस टाइम बन गया था आपका, ये बन गया था आपका 70
70 समथिंग थाउजेंड बन गया था। तो मुझे लगता है कि ये सोना जो है वो वाला भाव तो नहीं आएगा, मगर $2600 का भाव जो है वो सोने का आना चाहिए इसी साल के अंदर अंदर। और $2600 का मतलब होगा विश्व मोहन जी कि उसको रुपी टर्म्स में जो है कोई 76,000 आना होगा। नवंबर का मुझे ध्यान आ गया, इसका जो लो लगा था वो 73,300-400 का लगा था। तो ना तो मैं रुपी टर्म्स में अब इसको 73,500 देख रहा हूं, ना ही डॉलर टर्म्स में जो है मैं इसको $2535 देख रहा हूं जो कि नवंबर में लगा था। मगर हाँ, $2600 का भाव डॉलर टर्म्स में और रुपी टर्म्स में जो है 75-76 हजार के करीब भाव मिलना चाहिए। आई थिंक वहां पे सोना दोबारा से बाय बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारा अभी भी बाय सिग्नल। और चांदी का बाय लेवल बता दीजिए सर, सिर्फ लेवल बता दीजिए चांदी का। $27 का भाव मुझे लगता है कि चांदी का इसी साल के अंदर हमें मिलेगा। और 27 मतलब होगा कि चांदी तकरीबन कोई जो है वो 83,000 के रेंज में। 83,000 रुपए चांदी इस साल आपको फिर से दिखा सकती है, ये अमित जी का मानना है। और 75-76 हजार के आसपास सोना इस साल नीचे की तरफ आ सकता है, वहां पर आपके लिए लॉन्ग टर्म बाई बनेगा। शुक्रिया अमित जी आपका, राजेश जी, आशीष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया क्या कुछ मार्केट में हो रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।